लास्ट सेशन में कंस्ट्रक्टर देख रहे थे, उसमें क्या क्या हो गया था। एक बार मैं समराइज कर दूं क्या क्या हो गया था। ठीक है, हम लोगों ने बस इतना देख लिया था कि वाई कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमें क्यों बनाना है, ठीक है, एंड हाउ टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हमें कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है, मीन्स रूल्स टू डिफाइन द जावा कंस्ट्रक्टर, राइट। इसके बाद से हम लोगों ने क्लास ये भी देख लिया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद हमने बताया था उसकी किसी भी कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में, किसी भी कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में दिस विथ पैरेंथेसिस, राइट, और क्या होता है, सुपर विथ पैरेंथेसिस, राइट ना। तो फर्स्ट लाइन में सुपर विथ पैरेंथेसिस होता है, लेकिन हमने बताया था कि हम दिस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते और हमेशा कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में ही हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमने बता दिया था और इसी से हम लोगों ने, मैंने आपको ये भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ओके, क्लियर है। तो यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग ये देखना है एक कॉन्सेप्ट और है, दैट इज दिस एंड सुपर, ओनली दिस एंड सुपर, ठीक है ना। इसके ऊपर जो था दैट इज द डिफरेंट वन, ये दिस विद पैरेंथेसिस, राइट, एंड सुपर विद पैरेंथेसिस था। ये हमारा क्या है, दिस विद पैरेंथेसिस एंड सुपर विद पैरेंथेसिस। और आप लोगों ने देखा भी होगा, मुझे अक्सर यूज करते हुए समथिंग दिस डॉट हैश कोड, राइट। और क्वेश्चन आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं, सर व्हाट इज द दिस डॉट हैश कोड, नहीं। तो बेसिकली हमको ये समझना पड़ेगा, हैश कोड तो मेथड है, आपने मेथड बहुत सारे पढ़े हैं, मेथड कॉल करना, बट दिस क्या है, ठीक है ना, उसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो आज वो समझ में आ जाएगा दिस और सुपर है क्या, बेसिकली क्लियर। तो क्लास हम लोग ये देखने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम दिस और सुपर के बारे में, ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों करते हैं, इसका क्या वर्किंग है, ये कहीं पे यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कंस्ट्रक्टर में यूज करते ही करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का मतलब वहां पे दिस आना ही आना है, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब इसके बिना यहाँ पे वर्क नहीं चलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक इसलिए पेंडिंग था, क्लियर। तो चलिए काम करते हैं, एक क्लास लेता हूँ मैं, जो क्लास बताइए, चलो मैं एम्प्लॉय क्लास ले लेता हूँ, राइट, एक क्लास लेता हूँ मैं एम्प्लॉय, ओके। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी, प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी। और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और कुछ ले लें, प्राइवेट डबल एम्प्लॉय सैलरी, प्राइवेट डबल एम्प्लॉय सैलरी, क्लियर है। क्लास इतना तो क्लियर है ना सबको, एवरीवन। यस सर। तो हमारे पास ये क्लास के अंदर तीन प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा आप एक चीज बताओ, इसको जो है ना, मैं आप ले रहा हूँ कंस्ट्रक्टर डेमो 1, ठीक है, डेमो 2 3 4 ले लेते हैं क्योंकि पहले हम ले चुके होंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डेमो 4 ले लिया। तो आप लोगों को पता है ना कि इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज को इस क्लास के बाहर हम एक्सेस कर नहीं सकते, लेकिन हमें इनमें वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी हमें इनिशियलाइज करनी ही करनी है, क्लियर। तो डायरेक्ट एक्सेस करके भी नहीं कर सकते, सेक्टर से भी नहीं कर सकते, सेक्टर से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस करके नहीं कर सकते, लेकिन हम सेक्टर से नहीं करना चाहते, हम चाह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट बने उसी टाइम पे इनिशियलाइज हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा, गुड, राइट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं क्लास, इंट एम्प्लॉय आईडी, एक पैरामीटर पास कर देते हैं, इंट एम्प्लॉय आईडी कॉमा, दूसरा पैरामीटर ले लेते हैं स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम कॉमा, तीसरा पैरामीटर ले लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी डबल एम्प्लॉय सैलरी, एंड दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, एंड एम्प्लॉय this dot employee name is equal to employee name, and this dot employee salary is equal to employee salary, right. This dot employee salary is equal to employee salary, ठीक है। तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय का, राइट। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू हाँ प्लीज फोकस, राइट। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या अभी? कितने लोग कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा कि नहीं होगा? एनीवन? सर होगा। कंपाइल नहीं हो होगा जाएगा? सर।
सर नहीं होगा। ये कंपाइल नहीं होगा, राइट। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ठीक है, तो ये हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप हमको 3 प्रॉपर्टी पास करिए, 3 वैल्यूज पास करिए, क्योंकि इसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट ही नहीं होगा। जब हम कोई कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 0 पैरामीटर वाला बनेगा ही नहीं। और जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा क्या करेगा वो हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि भाई आप क्या दो, वैल्यू दीजिए। ठीक है, आप देख लो, मैं कंपाइल करके दिखा दे रहा हूँ क्लास। ठीक है ना, सीएमडी में चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। ठीक है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास ये, ठीक है ना, मोस्ट पावरफुल है दिस, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वायर्ड है इंट स्ट्रिंग एंड डबल, और आप क्या पास कर रहे हैं, नो आर्गुमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दीजिए। आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं क्लास, सपोज हम एम्प्लॉय आईडी पास कर दिए 111, और एम्प्लॉय आईडी के बाद हमने क्या पास करना है, क्लास एम्प्लॉय का नेम, स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं फराज, क्या दे देते हैं, फराज। आज राजा चेंज कर दिया हमने, राजा का इनाम क्या है, फराज है। ठीक है, ठीक है, और एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी हम फराज की सैलरी कर देते हैं 20,000। ठीक है, $20,000 पर आवर। ठीक है, चलो, तो ये हमने ऐसा कर दिया है। ओके, और अब इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, तो कंपाइल हो जाएगा, आपको इशू है नहीं। लेकिन पता है मैं एक मेथड लेने वाला हूँ, एक मेथड मैं इसलिए लेने वाला हूँ कि उस मेथड में हम इन डिटेल्स को प्रिंट कराएंगे, और उस मेथड को एक्सेस करके देखेंगे क्या वाकई में डिटेल्स उस ऑब्जेक्ट में जा रही कि नहीं जा रही है। एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इन 3 मिनिमम वैल्यू के साथ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस ऑब्जेक्ट में देखना भी तो पड़ेगा कि वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट ना। तो यहाँ पे एक मेथड ले लो, इस मेथड का नाम दे देते हैं क्या, गेट गेट एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय डेटा। इस मेथड का नाम क्या दे दिया हमने, गेट एम्प्लॉय डेटा, पैरेंथेसिस बॉडी ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे दे दिया हमने क्या, वॉइड। क्लियर है ना, वॉइड गेट एम्प्लॉय डेटा, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय नेम इज। ठीक है ना, एम्प्लॉय का नेम था ना, एम्प्लॉय की आईडी भी था, ठीक है ना, तो एम्प्लॉय पे आईडी ले लो, एम्प्लॉय आईडी इज, प्लस का हमें क्या प्रिंट करना होगा, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्लीज ध्यान दीजिए, फोकस करिए, ठीक है ना, अभी इसमें कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, जिससे आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज फोकस, फोकस लाइक एनीथिंग, नहीं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, राइट। यहाँ पे हम प्रिंट करने वाला एम्प्लॉय का नाम, और क्लास यहाँ पे ले रहे हैं क्या, एम्प्लॉय सैलरी, राइट। एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एम्प्लॉय सैलरी इज, प्लस का ईएमपी सैलरी। क्लियर। तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है क्लास, एक ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। और अब चलते हैं यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट से एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ मैं, कौन सा, गेट एम्प्लॉय सैलरी, गेट एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, सेमी कॉलन, और चलिए इसको कंपाइल करते हैं, दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा ना, सोर्स कोड में जब भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे डॉट जावा में, तो हमें पहले क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा, और उसके बाद से क्या करना होगा, क्लास रन करना होगा। ठीक है, तो रन करने के लिए क्या देंगे यहाँ पे, क्लास नेम, क्लास का नेम क्या है, कंस्ट्रक्टर मेन क्लास का नाम जिससे हमने सेव, लाइक जिसको रन करना है, जिसमें मेन मेथड अवेलेबल है, एंटर करते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी इज 111, एम्प्लॉय नेम इज फराज, एंड सैलरी इज 20,000, सैलरी इज 20,000। ओके, मीन्स जो ऑब्जेक्ट बना उसकी प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, उनकी वैल्यूज इनिशियलाइज हो चुकी है। अब एक मैं छोटा सा चेंज करने वाला हूँ, प्लीज फोकस, राइट। अब यहाँ पे आपको कुछ दिस के बारे में ना एक धक्का लगने वाला है, सर ये क्या हो गया। मैं सिर्फ यहाँ पे दिस को रिमूव करने वाला हूँ, किसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्लास, मैं दिस को रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को कंपाइल करने वाला हूँ, यहाँ पे प्लीज फोकस, राइट। जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, we are expecting the data, but we are getting what, default values, right, we are getting what, default values। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आया, नल आया 0.0,
जीरो। अगेन मैं अगर कहीं पे भी अगर दिस में रखता हूँ ना, अगर मैं दिस में रख दिया कहाँ पे, एम्प्लॉय सैलरी में, तो यहाँ पे देखना फिर से मैं कंपाइल कहाँ पे हमने रखा है, हमने सिर्फ सैलरी में रखा हुआ है। तो कंपाइल करिए दोबारा से, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, सिर्फ सैलरी वहां पे क्या हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, लेकिन हमारा डेटा इनिशियलाइज बस वही हो रहा है जिसके साथ दिस लगा हुआ है, राइट। अब दिस क्या कर रहा है सर, दिस का मतलब क्या है, आखिर में दिस से वर्क कैसे करना है, राइट। तो हमको ये समझना है। कितने लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गई, हमारा डेटा इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब हमारा ये है, मैं इसके लिए ना एक पेंट डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। और इस पेंट डायग्राम में ना मैं कुछ बनाने वाला हूँ प्रॉपर इसको समझाने के लिए। देखो इसको दो तरीका है, या तो मैं शॉर्टकट से समझा दूँ, ठीक है, या जो प्रॉपर होता है मैं उससे भी समझा सकता हूँ। आप लोग किससे जाना चाहते हैं? दोनों तरीके से जा सकते हैं। दोनों तरीके से, ठीक है। तो दोनों तरीके से अगर आप चाहते हैं तो पूरा मेमोरी मैनेजमेंट आपको बताता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ फोकस, राइट। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे है क्या, हमारे पास एक कोड है ना, ये एम्प्लॉय क्लास है, क्लियर, ठीक है। इसको मैं पूरा यस कॉपी कर रहा हूँ, प्लीज़ फोकस, राइट। अब ध्यान दीजिएगा इस दिस को समझने के लिए हम क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। वाई इट्स कमिंग लाइक दिस, ओके फाइन। तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लिए जाए, साइज इसकी 14 कर लेते हैं, शायद आ जाएगा ये ऐसा, ओके ओके फाइन, ठीक है। लेट मी मूव टू पेंट अगेन। और इसलिए नहीं आ रहा था कि बॉस हम लोग एक गलती कर रहे थे, ठीक है। गलती क्या कर रहे थे हम लोग, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, नहीं, एक बार और ट्राई करें। एम्प्लॉय कॉपी अगेन, गो टू द पेंट, बैकग्राउंड तो चेंज कर लिया हमने वैसे। ये हो गई हमारी एम्प्लॉय क्लास, ओके। और एक और क्लास है, अगर अपने कोड में आप ध्यान से देखेंगे तो एक और क्लास आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इस पूरे प्रोग्राम में दो क्लासेस हैं, ठीक है। ये दो क्लासेस हमारे पास आ गई, डन। और मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ लाइक एक और ऑब्जेक्ट बनाने में, क्लास विथ डिफरेंट वैल्यू, तो थोड़ा सा और ज़्यादा सही रहेगा, नहीं। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ एक और दैट इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन सा, एम्प्लॉय E2। और वैल्यू चेंज कर देते हैं समथिंग 222, ठीक है। फराज की जगह पे कर देते हैं क्या, राजा, ठीक है। फराज के साथ कर देते हैं किसको, रानी। और रानी की सैलरी कर देते हैं फराज से डबल 40,000, ठीक है। और E1 डॉट, और यहाँ पे कर देते हैं क्या, E2 डॉट, क्लियर। तो देख लो, मैं कंस्ट्रक्टर से मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, और हमने क्या लिया था वहाँ पे, 222, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉई है उसका नाम क्या है, रानी, और सैलरी कितनी है, 40,000, राइट। और दिस इज आवर E2। और मुझे फंक्शन कॉल करना है किससे, E2 से, E2 डॉट समथिंग, राइट। और देख लीजिए यहाँ पे मैं दिस लगा दे रहा हूँ इस बार, दिस डॉट, ठीक है ना, अगेन दिस डॉट, एंड अगेन दिस डॉट, राइट। और इसको मैं करने वाला हूँ दोबारा से कंपाइल और रन। प्रॉपर डेटा हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम, तो एम्प्लॉय 1 और यहाँ पे एम्प्लॉय, क्लियर है ना। अब अगर मैं दिस को फिर से रिमूव कर रहा हूँ तो वही हम लोग पहले वाले सिचुएशन में चले जाएंगे, राइट। हमारे दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा इनिशियलाइज होगा दैट विल बी डिफॉल्ट वैल्यू ओनली, ठीक है। तो लेट मी कंपाइल, ठीक है, एंड लेट मी रन, ओके। तो यही समझना है असल दिस कर क्या रहा है यहाँ पे। चलो तो एक्सप्लेन करने स्टार्ट करें फिर। अब देखो होता क्या है, नहीं नहीं कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स में सब कुछ है प्रॉपर, ठीक है, प्लीज फोकस। तो होता क्या है, जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, ध्यान से सुनिए, कब कंपाइल या रन, क्या बोला हमने, रन करते हैं, राइट। जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो JVM के अंदर वैसे तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन 3 मेमोरी के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक एरिया है मेथड एरिया, एक कौन सी एरिया क्लास, एक है मेथड एरिया, ठीक है।
एक कौन सी है, मेथड एरिया, और एक है हीप एरिया। एक मेथड एरिया हो गया, ये मान लो कि कौन सा एरिया हो गया, मेथड एरिया, राइट। और एक मान लेते हैं जेवीएम के अंदर हीप एरिया एंड जावा स्टैक एरिया। एक ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक एरिया लिया और इसमें मैं मान लेता हूँ कि हमारा हीप है, ठीक है, और इसमें मैं इतना मान लेता हूँ कि मेरा क्या है, ये जावा स्टैक एरिया है, ठीक है। तो अलग अलग कलर कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। दिस इज आवर जावा स्टैक एरिया, ठीक है। और इसको मान लेते हैं दिस इज आवर व्हाट, हीप एरिया। और ये हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, बड़ा वाला मेथड एरिया, राइट। नाम भी दे देते हैं और याद भी रखेंगे। तो याद ऐसे रखना हम लोग को, दिस इज आवर व्हाट, मेथड एरिया, ठीक है, मेथड एरिया। एंड दिस इज आवर व्हाट, हीप एरिया, ओके। एंड जावा जावा स्टैक एरिया, जावा स्टैक एरिया। कुछ भी अगर आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो एरिया से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप प्रॉपर फंक्शनैलिटी समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसमें जितनी भी क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं उससे रिलेटेड, वो सारी की सारी क्लासेस जेवीएम में लोड हो जाती है, ठीक है। तो हमने किस क्लास को रन किया था, आपको याद है ना, हमने शायद लिखा था इस तरीके से, अगर आपको याद हो तो हमने कैसे रन किया था, जावा स्पेस क्लास नेम। क्लास का नेम क्या था, क्लास कंस्ट्रक्टर 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 डेमो वन। ऐसे तो रन किया था ना, रन करने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो रन किया था ना। तो हमने इस क्लास को रन किया तो पहले ये क्लास लोड होगी, और इस क्लास के अंदर जो क्लास इन्वॉल्व होगी ना, वो भी क्लास क्या होगी, मेथड एरिया में लोड होगी, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर कौन सी क्लास इन्वॉल्व थी, कंस्ट्रक्टर डेमो वन के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये क्लास तो लोड होगी ही होगी, लेकिन इसके अंदर एक और क्लास है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। ये क्लास भी कहाँ पे लोड हो जाएगी, मेथड एरिया में, ठीक। अब मेथड एरिया में दो क्लासेस लोड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये काम करता हूँ, ये वाली इस वाली क्लास को भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और ये वाली क्लास हमारी जाके लोड हो जाएगी कहाँ पे, मेथड एरिया में। हैप्पी, इसको मेमोरी मिल गई, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब ये वाली जो क्लास है ना, ठीक है, जितने भी क्लासेस उस मेन फंक्शन के अंदर यूज हुई होंगी या उस क्लास के अंदर कहीं पे भी इन्वॉल्व होंगी, वो सारी की सारी क्लासेस डॉट क्लास फाइल क्या हो जाती है, मेथड एरिया में क्या हो जाती है, लोड हो जाती है, मेथड एरिया में लोड हो जाएंगी। तो ये क्लास भी यहाँ पे क्या हो गई, लोड हो गई, क्लियर। और ध्यान रहे कि क्लासेस, मेथड एरिया के अंदर क्लासेस सिर्फ और सिर्फ जेवीएम एक बार लोड करता है, कितनी बार, जैसे ऐसा नहीं है कि आपने हमने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास कितनी बार यूज हुआ, दो बार ना। अब ध्यान से देखो एम्प्लॉय क्लास दो बार यूज हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि दो बार लोड करेगा, कितनी बार लोड होती है, ठीक है। मेथड एरिया के अंदर क्लासेस हमारी एक बार लोड होती हैं, और क्लास लोडिंग के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी मिलती है। ये जो भी स्टैटिक डेटा होगा उसको मेमोरी मिलेगा, चाहे हमारा वेरिएबल होगा या मेथड होगा। इस पूरे दोनों क्लासेस के अंदर आप ध्यान से देखो, स्टैटिक क्या है, जरा ध्यान से देख के मुझे बताइए प्लीज। मेन फंक्शन। सिर्फ मेन मेथड स्टैटिक है, सिर्फ कौन सा मेथड स्टैटिक है क्लास, सिर्फ मेन मेथड स्टैटिक है। तो इसके अंदर इस पूरे मेथड एरिया में सिर्फ इसको मेमोरी मिलेगा, किसको, मेन मेथड को, ठीक है ना। हमने क्या बोला, अब देखो मैं स्टेप लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास को क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, हमने क्या किया, यहाँ पे रन किया। रन किया तो हमें हमारी क्लास कौन सी लोड हुई, मेन वाली। तो ये क्लास हमारी ये लोड हो जाएगी, नंबर 2 दे दिया हमने। फिर तीसरी क्लास कौन सी लोड हो जाएगी, क्लास ये वाली क्लास, राइट। फिर हमने बोला मेमोरी किसको मिलेगा, नंबर 4 सिर्फ स्टैटिक वाले को, तो इसको मेमोरी मिल जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, मेमोरी मिलने के बाद मेन मेथड को कभी हम कॉल करते हैं क्या, मेन मेथड को हम कभी कॉल नहीं करते। और आप लोग मुझे ये बताओ कि मेन मेथड एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है, या कोई भी मेथड एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है, किस एरिया में, ये शायद हमने बताया आप लोगों को, वहाँ पे स्टैक ऑब्जेक्ट बनते एरिया। हैं, स्टैक एरिया में। हीप एरिया में तो ऑब्जेक्ट बनते हैं, एग्जीक्यूशन जो होता है ना वो स्टैक में होता है। और मेन मेथड को क्या हमने कभी कॉल किया है आज तक, नहीं। मेन मेथड जेवीएम खुद ही देखता है, ठीक है, रन टाइम में है कि नहीं है, नहीं होता तो एरर दे देता है, और होता है तो अपने आप उसको एग्जीक्यूट करता है, हम लोग कभी कॉल नहीं करते। तो
तो ये जो आपका मेन मेथड दिख रहा है ना, ये बेचारा मेन मेथड ऑटोमेटिक जो है ये सबसे पहले जाएगा स्टैक एरिया में। कहाँ पे जाएगा क्लास? स्टैक एरिया में। तो ये स्टैक के अंदर चला जाएगा सबसे पहले। सबसे पहला मेथड इसके अंदर आ गया। ठीक है, कौन सा आ गया? स्टैक के अंदर मेन मेथड। स्टैक के अंदर कौन सा आ गया हमारा? मेन मेथड। और यहाँ पे आने के बाद होगा क्या भाई? यही तो होता है ना कि सब एक एक बार एग्जीक्यूट होता है, यही तो होता है। स्टैक में सबसे पहले मेन मेथड आया, राइट। अब देखो होगा क्या। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, हमारा मेन मेथड यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्टैक के अंदर। तो इसको हम दे देते हैं कि ये हमारा 5वां स्टेप हो गया, मान लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, कि मेन मेथड अपने आप कहाँ पे आ गया? जावा स्टैक एरिया में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? मेन मेथड के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे होता है? एक एक लाइन होता है कि नहीं होता है? भाई आपको ये तो पता होगा ना कि मेन मेथड के अंदर हम जितनी चीजें लिखते हैं, पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। और फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या है? न्यू एम्प्लॉय। क्या है? न्यू एम्प्लॉय। और आपको ये पता है अच्छे से कि न्यू एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है? क्या क्रिएट करना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मतलब मेमोरी क्रिएट करना। किसके लिए? एम्प्लॉय। किसके लिए? सॉरी, एम्प्लॉय के लिए। क्लास किसके के लिए मेमोरी लिए। क्रिएट करने जा रहे हैं? मतलब वही, किस ऑब्जेक्ट के लिए? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए हम मेमोरी क्रिएट करने जा रहे हैं विथ 3 डेटा, राइट। ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट आपको ये भी अच्छे से पता है, प्लीज म्यूट हो जाइए। ठीक है, हाँ। तो इसका जो फर्स्ट लाइन है ना, इसका जो फर्स्ट लाइन है कौन सा? न्यू ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है क्या हो जाएगा? न्यू एम्प्लॉय एग्जीक्यूट होगा, राइट। और न्यू एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आपको पता है कहाँ पे क्रिएट हुआ है? हीप एरिया में, राइट। तो हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखेगा न्यू एम्प्लॉय ना, जैसे क्या देखेगा वो? न्यू एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। जैसे वो क्या देखेगा? न्यू एम्प्लॉय ये क्या करेगा? हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो मैं इधर से क्रिएट करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कितने ऑब्जेक्ट बना रखे हैं? 2 ना। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता ये भी है। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ क्लास इस तरीके से। यहाँ से ये इस लाइन की वजह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, होगा ना। तो यहाँ से अब हम लोग आते हैं इधर। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑब्जेक्ट? इसका कोई आईडी भी होगा ना। जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसकी क्या होती है? आईडी भी होती है। तो एक हैश कोड होगा उसका, राइट। और यही हैश कोड जाके कहाँ पे स्टोर हो जाता है? इस रेफरेंस में। कहाँ पे? रेफरेंस में। बात समझ में आई कि नहीं? तभी तो पूरा हमारा लाइन एग्जीक्यूट होगा ना। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। होगा कि नहीं होगा? तो एक ऑब्जेक्ट बना, और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जाके किसमें स्टोर हुआ? इस E1 में जाके स्टोर हो गया। और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आपको पता है कि जितने भी नॉन स्टैटिक डेटा उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। पढ़ाया था टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में। तो जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स या मेथड हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट बना, अब यहाँ पे नॉन स्टैटिक डेटा कौन कौन सा है? यहाँ पे आपका कौन सा है? प्राइवेट इन एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सब कुछ जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? क्लास। ये सब कुछ जाके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट में इतना आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। तो मैं काम कर दे रहा हूँ, इसको जो है ऐसा कर देते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा जितना भी नॉन स्टैटिक होगा। ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर भी आ जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से ये चीज पता होगा कि जो कंस्ट्रक्टर है वो कब एग्जीक्यूट होता है? कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट कब बनने एग्जीक्यूट होता में। है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम एट द पे। टाइम ऑफ जैसे हम क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, पहला वाला लाइन क्रिएट होगा ना, ठीक है, जैसे हम इसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है अपने आप, ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये कहाँ पे आ जाएगा? इस टैग एरिया में। कोई भी मेथड या कोई भी कंस्ट्रक्टर कुछ भी एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा कहाँ पे आता है? स्टैक में। और जो सबसे लास्ट में आता है सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। स्टैक तो यही कहता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये मेथड हमारा एग्जीक्यूट हो ही रहा था, सिर्फ इसका मेन मेथड ही एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, तब तक क्या हुआ? एक कंस्ट्रक्टर आ गया। अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कहाँ पे आ जाएगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर आ जाएगा स्टैक एरिया में, राइट। ये कंस्ट्रक्टर आपका कहाँ पे आ गया? स्टैक एरिया में। क्लियर? ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ गया। ठीक, अब आने का मतलब क्या? एग्जीक्यूट भी तो होगा ना। आने का मतलब क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा।
अब देखो होगा क्या, ये जो 111 वैल्यू है ना कहाँ पे चली जाएगी, सॉरी एम्प्लॉय आईडी में, कहाँ पे चली जाएगी भाई, इसका मतलब यही तो है ना, ये कहाँ पे जाता है एम्प्लॉय आईडी में, और जो नेम है कहाँ पे चला जाएगा एम्प्लॉय नेम में, और जो ये आपका 20,000 कहाँ चला जाएगा सैलरी में, राइट। और ये वैल्यू आपकी, ये वाली जो एम्प्लॉय आईडी है ना, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है ये वाली वैल्यू है, राइट। और ये वाला जो लिखा है एम्प्लॉय नेम ना, ये वाला एम्प्लॉय नेम है, और ये आपका एम्प्लॉय सैलरी है। और जो इधर साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, जब दिस होता है तो दिस के पास एड्रेस होता है, ध्यान से सुनो, दिस की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, अभी तक अगर आप दिस नहीं लगाएंगे तो वो समझेगा कि ये जो राइट हैंड में साइड वेरिएबल है वही लेफ्ट हैंड में भी है, सेम वेरिएबल है, और इसको समझता है कि लोकल वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। और ये करता क्या है कि यहीं से वैल्यू जाके और इसी वाले में क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टोर हो जाएगी, और यहीं पे क्या हो जाएगी स्टोर हो जाएगी। और मतलब वैल्यू तो जाएगा कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू जाएंगी, लेकिन जैसे कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन खत्म होगा उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगी। क्योंकि लोकल वेरिएबल में हमने आपको बताया था कि जब कोई फंक्शन, ठीक है, कोई मेथड या ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, और जैसे उसका एग्जीक्यूशन खत्म होता है उसी टाइम पे डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एक्सेस करने जा रहे हैं, आप देखो इसके बाद से हमने क्या किया था, मेथड कॉल किया था ना, ठीक है, हमने क्या किया था, जब मेथड कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, इसका एग्जीक्यूशन होकर खत्म हो गया, बात समझ में आ रही है। अब हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर यहाँ से क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, वैल्यू यहीं पे गई, यहीं पे क्या हो गई, लॉस हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे दिस होता, अब समझो इंटरेस्टिंग, अगर यहाँ पे दिस होता तो दिस डॉट अगर एम्प्लॉय आईडी करते ना यहाँ पे, तो उसको ये समझ में आता कि ये एम्प्लॉय आईडी इस वाले लोकल की बात नहीं कर रहे हैं, दिस क्या करता है, इस करेंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे क्लास दिस होता, अगर यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते, अगर यहाँ पे यूज़ करते दिस डॉट, क्या यूज़ करते अगर हम लोग, अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते दिस डॉट, ठीक है, किसको किस कलर में लिया जाए तो समझ में आएगा, चलो रेड कलर में ले रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे होता दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, क्या होता दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, तो उसको ये समझ में आता कि जो एम्प्लॉय आईडी के अंदर वैल्यू कितनी है 111, कितनी वैल्यू है 111, उस वैल्यू को हमें कहाँ पर रखना है, दिस, दिस का मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, करेंट, दिस का मतलब होता है करेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस, उसमें जाता और इसमें जाता, जाके देखता कि यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आईडी है क्या, यहाँ पे आके क्या करता, इसमें उस 111 को स्टोर कर देता, यहाँ पे क्या करता हो, इस 111 को स्टोर कर देता। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी उसकी 0, ठीक है। और फिर दोबारा से जाएगा वहाँ पे कौन सी वैल्यू, एम्प्लॉय नेम फराज, तो फिर यहाँ पे दिस डॉट फराज, दिस डॉट एम्प्लॉय नेम होता, तो फराज जो है किस में चला जाता, दिस डॉट एम्प्लॉय नेम, तो दिस का मतलब ये करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस का मतलब क्या हुआ, ये वाला करंट ऑब्जेक्ट, और इस करंट ऑब्जेक्ट के अंदर आके एम्प्लॉय नेम में क्या स्टोर कर देता, फराज स्टोर कर देता। तो यहाँ पे क्या आ जाता क्लास, यहाँ पे आ जाता क्या, फराज, ठीक है। और फिर से जो उसकी सैलरी थी, सैलरी भी यहाँ पे आ जाती कितनी, जो भी हमारी 20,000, राइट। बात समझ में आ रही है। अगर दिस होता तब, दिस होता तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती, नहीं है तो वैल्यू यहाँ पे पहुँच ही नहीं रही है। दिस जब नहीं है तो वहीं पे वैल्यू क्या हो रहा है, उसी वेरिएबल में आ रहा है, और उसी वेरिएबल में इनिशियलाइज होकर वहीं पे क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। और जब हम मेथड कॉल कर रहे हैं तो मेथड कहाँ से कॉल होगा भाई, मेथड तो यहाँ से कॉल होगा ना। जब यहाँ पे जब हम मेथड कॉल करेंगे इवन डॉट गेट एम्प्लॉय डेटा, ये कहाँ से कॉल होगा, यहाँ से कॉल होगा ना, ये यहाँ से कॉल होगा। जब यहाँ से कॉल करेगा तो अपने ऑब्जेक्ट में देखेगा कोई डेटा है कि नहीं डेटा है, और ये फंक्शन भी यहाँ पे क्या होगा, आके एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आ रही है। तो जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस समय वैल्यू को चेक करा, कोई वैल्यू है क्या हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी, तो कह रहा नहीं है, ठीक है। तो जब दिस लगाते हैं तो क्या करता है, उस जो डेटा को, ठीक है, जो हमारे लोकल वेरिएबल्स के अंदर डेटा है उसको उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर देख रहा है, जो वेरिएबल्स है उसके अंदर जाके क्या कर दे रहा है, इनिशियलाइज कर दे रहा है। और जब यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा ना, तो हम जब भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर आकर देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी है तो उसको मिलेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। जैसे देखो अब मैं पूरा प्रोसेस एक बार फिर से बता रहा हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। अभी तो हमारे कितनी लाइन एग्जीक्यूट हुई, बस एक लाइन, कितनी लाइन एग्जीक्यूट हुई, बस एक लाइन एग्जीक्यूट हुई, कौन सी, अभी हमारे पास बस एक इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन कौन सी है,
दूसरी लाइन आपको पता है एम्प्लॉय E2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, राइट। ये वाली लाइन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इस लाइन के एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है भाई, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा ना भाई। ये लाइन जितनी बार एग्जीक्यूट होगी उसका मतलब क्या होगा, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब एक और ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपको पता है कि इसका भी अपना क्या होगा, एक भाई इसका भी अपना कुछ क्या होगा, एड्रेस होगा। और ये एड्रेस जाके किस में स्टोर हो जाएगा, ये एड्रेस किस में जाके E2 स्टोर होगा, में। E2 में, राइट। ये जाके स्टोर हो जाएगा किस में, E2 में। और जितने भी नॉन स्टैटिक डेटा होंगे कहाँ पे आके स्टोर होंगे, हीप एरिया में, ऑब्जेक्ट के अंदर। भाई आपको पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जितने भी नॉन स्टैटिक डेटा होते हैं, चाहे वेरिएबल्स हो गए चाहे मेथड, वो जाके कहाँ पे स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो ये सब के सब आके स्टोर हो जाएंगे कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। यहाँ पे सारे क्या हो गए, स्टोर हो गए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर फिर कहाँ जाएगा, अब इस क्लास का इस ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर होगा ये कहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, स्टैक एरिया में। और फिर वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक। फिर वही सेम प्रोसेस होगी, ये सारी की सारी वैल्यूज में जाएंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे दिस होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रक्टर होगा, मान लो हम बस शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, मान लो ऐसा कुछ है, राइट। और जो तीनों के तीनों डेटा है कौन कौन सी, मान लो उसकी जो आईडी है, ठीक है, और उसका कोई क्या है, नेम है, और उसकी जो सैलरी है, वो तीनों इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएंगी। और अगर हम सिर्फ इस तरीके से लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू आईडी, तो यहीं पे आके यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। इनिशलाइज होगा, अगर आप चेक करना चाहते हैं ना तो यहाँ पे प्रिंट करके देख लो, आईडी भी आ रही होगी, नेम भी आ रहा होगा, और सैलरी भी आ रही होगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर तब जाएगा जब हम क्या लिखेंगे, जैसे हम दिस लगाएंगे, ठीक है, नेम हो गया, आईडी हो गया, कौन हो गया, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, तो सैलरी आके इसी सैलरी में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, अगर हम लिखा दिस डॉट, अगर हमने क्या लिखा दिस डॉट, तो दिस के पास होता है किसका एड्रेस, करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस। अभी करंट ऑब्जेक्ट कौन है, दूसरा वाला, पहला वाला तो खत्म हो चुका, ऑब्जेक्ट नहीं खत्म हो चुका, मतलब कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका, ठीक है। अभी करंट ऑब्जेक्ट हमारा E2 है, पहले करंट ऑब्जेक्ट कौन सा था, E1 था। भाई जो लाइन एग्जीक्यूट होगा वही तो करंट ऑब्जेक्ट होगा ना, ठीक है। तो ये करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखता है। तो जैसे हम इन वैल्यू को पास करेंगे, ठीक, जैसे इन वैल्यू को पास करेंगे तो 222 रानी और 40,000 इन वेरिएबल्स के अंदर आके स्टोर होंगे। आईडी के अंदर कितना आएगा, 222, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी रानी, और जो भी आपकी यहाँ पे सैलरी है, सैलरी भी आप आके स्टोर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन वैल्यूज को दिस की हेल्प से हम कह रहे हैं कि भाई इस आईडी की वैल्यू को, ठीक है, आप कहाँ पे लेके जाओ, दिस डॉट आईडी में। दिस का मतलब वही होगा जो मतलब E2 का है, बात समझ में आ रही है। E2 के पास भी वही एड्रेस होगा जो किसके पास होगा, दिस के पास होगा। जब करंट ऑब्जेक्ट पहला वाला था तो जो E1 का एड्रेस था वही दिस का एड्रेस था। मतलब दिस एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास हर एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस रहता है, लेकिन एक बार में एक ही रहेगा ना एड्रेस, करंट ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक, हाँ। अब ये जाके वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, अभी कंस्ट्रक्टर हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, हमारी वैल्यू यहाँ पे आके क्या हो गई, स्टोर हो गई, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन, देखिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन में जाइए, तीसरी लाइन कौन सी है, तीसरी लाइन कौन सी है, E1 डॉट गेट एम्प्लॉय डेटा, E1 डॉट गेट एम्प्लॉय डेटा, मतलब अब E1 में जाएगा, कहाँ पे जाएगा वो, E1 में जाएगा, और E1 से एक मेथड कॉल करेगा, मेथड का नाम क्या है, गेट एम्प्लॉय डेटा। इस फंक्शन को यहाँ से क्या करेगा, वो कॉल करेगा। और जो भी फंक्शन हम कॉल करते हैं ना वो एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ पे जाता है, स्टैक एरिया में, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके कॉल होगा, और इसका काम क्या है, प्रिंट करना एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, राइट। तो अगर यहाँ पे गया होगा वैल्यू, इनिशियलाइज हुआ होगा, तो ऑब्जेक्ट 1 का डेटा यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और नहीं होगा, अगर डिस्ट्रॉय हो चुका होगा स्टैक एरिया में ही, तो क्या दे देगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अब तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। जैसे कोई मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है स्टैक एरिया में, फिर क्या हो जाता है भाई, मेथड एग्जीक्यूट होता है स्टैक से बाहर चला जाएगा ना, जो सबसे लास्ट में आता पहले एग्जीक्यूट होगा। तो पहले तो कंस्ट्रक्टर आया था वो चला गया, फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर आया वो भी चला गया, अब कौन सा आया, मेथड, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, तीनों लाइन को प्रिंट कर दिया। अब क्या करेगा, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन कौन सा है, नेक्स्ट लाइन कौन सा है, E2 डॉट गेट एम्प्लॉय डेटा। तो अब हम इसको कॉल करेंगे, जब इसको कॉल करेंगे ना तो फिर ये
किससे, E2 से जो मेथड होगा, कौन सा, E2 का जो मेथड होगा गेट एम्प्लॉय डेटा, इसको कॉल करेगा और ये वाला स्टैक में आएगा और जो भी इसका काम होगा क्या, एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट करना, एम्प्लॉय के नेम और एम्प्लॉय की सैलरी, कहाँ से E2 वाले ऑब्जेक्ट से, कहाँ से E2 वाले ऑब्जेक्ट से वो सारे के सारे डेटा को यहाँ से क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये वाला डेटा जो भी यहाँ पे होगा इन डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जब इसका काम ओवर हो जाएगा तो ये भी कहाँ चला जाएगा, ये भी स्टैक से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और मेन मेथड के भी जब सारी लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो वो भी स्टैक से बाहर, अब इसकी सारी लाइनें खत्म हो गई, नहीं हो गई, तो मेन मेथड भी यहाँ से चला जाएगा, स्टैक का काम क्या हो गया, ओवर। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो दिस क्या कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, किसको होल्ड कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, राइट। अब इसका एक शॉर्टकट देखो, ठीक है, शॉर्टकट देखो कैसे समझ सकते हो। एक मैं प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ और एक प्रोग्राम हमने लिखा है यहाँ पे, चलो मैं क्लास एक ही क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, दिस डेमो लिख देता हूँ, इसका नाम क्या ले रहा हूँ मैं, दिस डेमो। ठीक है, अब यहाँ पे देखना एक वेरिएबल है इंट ए, ठीक है, क्लियर, इंट एज इक्वल टू हमने 100 लिया, ठीक, और एक और वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एक मेथड ले रहा हूँ void m1, चलिए हमने void m1, ओके, और वहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, ए को, किसको प्रिंट कर रहा हूँ, क्लास सिस्टम डॉट आउट ऑफ println ए इज इक्वल टू प्लस का, ऐसे तो प्रिंट करेंगे, राइट। और एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ सेम, इंट ए इज इक्वल टू 200, इंट ए इज इक्वल टू 200, और मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ दिस डेमो td1 इज इक्वल टू न्यू दिस डेमो, और मैं कॉल कर रहा हूँ td1 डॉट कौन सा मेथड, m1 मेथड। यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, वैल्यू ये भी a है और ये भी a है ना, ये कैसा वेरिएबल है कोई बताएगा, ये लोकल वेरिएबल है, ये कहाँ पे क्रिएट होगा, किस एरिया में, स्टैक एरिया में। जो लोकल वेरिएबल होते हैं कहाँ पे क्रिएट होते हैं, स्टैक एरिया में, राइट। तो जैसे अब ये जाएगा, जब हम इसको कॉल करेंगे कहाँ जाएगा, स्टैक में, और वहीं पे क्रिएट होगा इंट एज इक्वल टू 200, और ठीक है, और उसी टाइम पे प्रिंट होगा, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर एक मेथड में दूसरा बनाऊंगा void m2, और यहाँ पे मैं अगर करूँगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट ऑफ println ए इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे पता है क्या, जब m2 को कॉल करें कितना प्रिंट होगा, td1 डॉट कौन सा, m2। तो इसमें जो वैल्यू जो m2 में प्रिंट करेगा ना, ये कहाँ से लेके आएगा, नॉन स्टैटिक वाला, कौन सा लेके आएगा क्लास, नॉन स्टैटिक वाला, राइट। क्योंकि ये इसके वेरिएबल को नहीं लेके आएगा, क्योंकि ये तो जब m1 एग्जीक्यूट होगा स्टैक में, लोकल है, वहीं पे डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं हो पाएगा, रीजन तो समझो, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। जब यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो ये कौन सा आएगा हमारा, नॉन स्टैटिक वाला, क्योंकि नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के अंदर अभी भी क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। तो मैं अब देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार काम करता हूँ, इसको सेव करता हूँ पहले, दिस डेमो था ना सिर्फ, दिस डेमो डॉट जावा, राइट, और इसको कंपाइल कर लीजिए, जावा सी स्पेस फाइल नेम क्या है, दिस डेमो डॉट जावा, एंड वाई इट इज नॉट कमिंग, दिस डेमो से तो सेव है ना, अच्छा सॉरी, ओके फाइन, जावा सी ना, जावा सी एंड जावा स्पेस क्लास नेम एंटर। तो पहले वाले में 200 आ रहा और दूसरे वाले में क्या आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी क्या आ जाए, यहाँ पे भी 100 आ जाए, पहले वाले में भी क्या आ जाए, कि 200 को रिफर ना करे, तो भाई 200 को रिफर ना करे तो रिफरेंस देना पड़ेगा ना, उस वाले में रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि ठीक है। तो इसको रेफरेंस देने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपल दिस को इसको रिफर करेगा, ऑब्जेक्ट वाले को, वहां पे दिस किसको रिफर कर रहा था, अच्छा एक चीज बताओ, जब ये कंस्ट्रक्टर था तो वैल्यू तो एम्प्लॉय आईडी इसमें जा ही रही थी, लेकिन अभी ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, यही वाला एम्प्लॉय आईडी है, लोकल वाला ही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे दिस लगा देंगे तो दिस का मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट वाला, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कौन जाता है, नॉन स्टैटिक, ऑब्जेक्ट के अंदर कौन जाता है, तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है,
और ये जो इस राइट हैंड साइड में है ये कौन सा हमारा है, जो पैरामीटर में है। तो जो वैल्यू हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं वहां से कहाँ पे जाके स्टोर हो जा रहा है, नॉन स्टैटिक वाले में, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर। जब यहाँ पे भी दिस दे रहे हैं तो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे भी जब दिस लगा देंगे कहाँ पे, मतलब उस करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। जिस ऑब्जेक्ट की वजह से ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर करता चला जाएगा। किसकी वैल्यूज को, जो हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं। ठीक है, वो दिस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिस लगाएंगे ना, ये इसको नहीं देखेगा, वो कहेगा कि हाँ, वो समझ जाएगा कि अब इसकी बात नहीं कर रहा हो, वो करंट ऑब्जेक्ट में चलो। करंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी वजह से कॉल हो रहा है। किसकी वजह से कॉल हो रहा है, TD1 की वजह से, राइट। और उसमें वैल्यू कितनी है, 100 है, तो अब इसमें भी 100 आएगा और दूसरे M2 में भी क्या आएगा, उसमें भी 100 आएगा। अब वो 200 को प्रिंट नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है कि दिस किसको रिफर कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को रिफर करता है। कैसे, अब आप एड्रेस प्रिंट करा कर देख लो। आप इस प्रोग्राम में जाओ और यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे आप एड्रेस प्रिंट करा लो E1 और E2 का। system.out.println, system.out.println, यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए E1 डॉट क्या, हैश कोड, E1 डॉट हैश कोड। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि एड्रेस ऑफ व्हाट, E1, राइट, प्लस का दिस। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एड्रेस ऑफ E2, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दो, E2 डॉट हैश कोड। इनका जो हैश कोड आएगा ना, इस कंस्ट्रक्टर की वजह से जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे भी एड्रेस आप प्रिंट करा के देख लो। ठीक है, वही आएगा। यहाँ पे लिखो आप system.out.println, system.out.println, और यहाँ पे लिखिए क्या, दिस डॉट हैश कोड। अब दिस से एड्रेस चेक करिए, तो ये कंस्ट्रक्टर कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, 2 ऑब्जेक्ट बने हैं, तो 2 बार एग्जीक्यूट होगा। पहली बार किसका बना है, E1 का। तो जब E1 का जो एड्रेस होगा, जो पहला एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होगा वो किसका होगा, E1 का होगा। और आप इसको मैच कर लेना किससे, E1 से। जब दूसरी बार वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा किसकी वजह से, E2 की वजह से। तो जो E2 का एड्रेस वो प्रिंट होगा वहां पे, उसको आप मैच कर लेना किससे, E2 से। वो दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, कंपाइल कर लीजिए, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। एड्रेस मैच करिए पहला वाला पहले वाले से, सेम है। ठीक है, दूसरे का मैच करिए दूसरे वाले से, क्लियर है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है वही किसके पास होता है, वही दिस के पास होता है। जब दिस हटा दे रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को रिफर ही नहीं कर रहा है ना, हमारी वैल्यू वहां पे जा रही है। और जब उस ऑब्जेक्ट में जाकर मेथड को कॉल कर रहे हैं तो कह रहा है हमारे पास तो वैल्यू नहीं है ना, माने जो है वही तो देगा ना वो। तो उसके बाद डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट दे रहा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में जब हम दिस का यूज नहीं करते हैं ना, तो वैल्यू हमारी उस ऑब्जेक्ट में जाके इनिशियलाइज नहीं होती है। अब कितने लोगों को समझ में आ गया कि दिस क्या वर्क कर रहा है। सर आ गया। क्लास जितने लोग क्लियर हो गया प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, तो दिस होल्ड्स द करेंट ऑब्जेक्ट एड्रेस, राइट। अब देखो जब दिस नहीं होता है ना, तो ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं आती है, मैं वो भी आपको चेक करके देखिए। यहाँ पे वैल्यू आ रही है लेकिन यहीं पे क्या हो जा रही है, लॉस हो जा रही है। यहाँ पे नहीं आने का मतलब वो इसको एक्सेस कर रहा है ना, और यहाँ पे कुछ इनिशियलाइज ही नहीं होता, नल वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे आप इसी वैल्यू को ना आप वहाँ पे प्रिंट कर लो, कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर दे रहा हूँ, विद इन कंस्ट्रक्टर। तो विद इन कंस्ट्रक्टर वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, विद इन कंस्ट्रक्टर, भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू तो आ ही रही है ना, ऑब्जेक्ट में नहीं जा रही है। ठीक है, यहाँ से अब आप पास करेंगे, जब दिस नहीं लगाएंगे तो यहीं पे आएगा और यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट में जाके किसी फंक्शन के थ्रू ढूंढेंगे या डायरेक्ट ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप वैल्यू पास करिए देखिए, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, लेकिन कंस्ट्रक्टर वाले में प्रिंट होगा। कंस्ट्रक्टर वाले में देखो विद इन कंस्ट्रक्टर वैल्यू प्रिंट हो रही है, विद इन कंस्ट्रक्टर वैल्यू प्रिंट हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ रही है क्या, इन दोनों मेथड के अंदर वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि वो वैल्यू हम यहाँ से पास तो कर रहे हैं, यहाँ से ट्रेवल होके बेचारी ये वैल्यू कहाँ पे गई, कंस्ट्रक्टर के अंदर गई। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के इन पैरामीटर के अंदर स्टोर हुई, फिर इस पैरामीटर यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हुई, लेकिन यहाँ से यहीं पे रह गई।
ठीक है, यहाँ से कहाँ नहीं गई, यहाँ से इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर आके स्टोर नहीं हुई। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जब हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर जब मेथड कॉल कर रहे थे कि मुझे एम्प्लॉय का डेटा दो, तो है ही नहीं वहाँ पे, तो डिफॉल्ट मिल रहा है। लेकिन जैसे दिस लगा दे रहे हैं तो हमारी ये वैल्यू इन प्रॉपर्टीज से होते हुए, इन पैरामीटराइज वेरिएबल से होते हुए कहाँ पे जाके स्टोर हो जा रही है, कहाँ पे स्टोर हो रही है जाके, कहाँ पे स्टोर हो रही है बताइए, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो जा रही हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर जब जब जाके हम देखेंगे तब तक हमको वैल्यूज मिल जाएंगी। दोबारा से कंपाइल करिए, जावा से स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। अब यहाँ पे वैल्यूज मेथड के अंदर भी आ रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा दिस का यूज, ठीक है ना। हम क्या देख रहे थे क्लास, दिस का यूज। तो दिस अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज दिस, मतलब आज हम लोगों ने एक नए कीवर्ड के बारे में पढ़ लिया। जावा में हमने बोला था कि हमें क्या करना होता है, जितने भी कीवर्ड्स हैं ना सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि बस एक ही दिन में पढ़ लेंगे, ठीक है। रिजर्व वर्ड, हाँ रिजर्व वर्ड उठाया पढ़ लिया, सर खत्म हो गई जावा, नहीं। उसकी फंक्शनैलिटी समझनी पड़ेगी, वो करता क्या है, कहाँ पे उसको यूज करना है, क्लियर। जैसे इस वाले प्रोग्राम में यहाँ पे 200 आ रहा है, मान लो किसी प्रोग्राम में आपको कुछ पता ही नहीं, आपने ए यूज कर लिया, अब आप सोच रहे थे कि 100 आना चाहिए, उस कैलकुलेशन में क्या आना चाहिए 100, और वहाँ पे क्या आ रहा है 200, तो प्रॉब्लम है ना। आपको समझना तो पड़ेगा ना कि क्या लगाएंगे जिससे 100 ही आएगा। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो अकाउंट नंबर है, ठीक है। अब दो अकाउंट नंबर, एक लोकली भी डिफाइंड है, एक और भी डिफाइंड है। आप सोच रहे कि जो बैलेंस डेबिट हो वो ऑब्जेक्ट वाले से हो, पता लगा किसी और से हो गया, तो ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्रॉब्लम होगी ना फिर तो, जहाँ से नहीं होना चाहिए तो वहां से हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हमें प्रॉपर ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस होल्ड्स द करेंट ऑब्जेक्ट एड्रेस, करेंट ऑब्जेक्ट एड्रेस, क्लियर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं दिस ना लगाओ तो कोई बात नहीं, हाँ दिस तब तक मत लगाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज आई वहां पे तो लगाना ही पड़ेगा ना। आप कैसे उसमें लाइक सेपरेट, हाँ डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसमें कि हम किसको एक्सेस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट वाले को या लोकल वाले को, ठीक है। यही काम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में भी हो रहा था। कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था भाई, यही एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है और यही एम्प्लॉय आईडी हमारे लोकल में भी है। ये जो पैरामीटर वाले हैं दिस इज द लोकल वेरिएबल, ठीक है ना। ये वाले जो वेरिएबल्स आपके 16 17 18 में, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इसका स्कोप अलग है, इनका स्कोप अलग है, इनका प्लेस अलग है, इनका कब ये, इनका कब इनका बॉर्न होगा, कब डेथ होगा, इनका अलग है। नॉन स्टैटिक का अलग है, स्टैटिक का अलग है। बात समझ में आ रही है। एग्जीक्यूशन वालों का स्टैटिक वाले तब बनते हैं जब क्लास लोड होती है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टैटिक कितनी बार होते हैं, एक बार। और हमने बोला भी था कि स्टैटिक यहाँ पे क्लासेस लोड कितनी बार होती है, एक बार। तो जब क्लास लोड होती है ना उसी टाइम पे स्टैटिक वाले को मेमोरी मिल जाती है। अब कितनी बार, एक ही बार, क्योंकि क्लास एक ही बार लोड होगी। चाहे एक क्लास को आप 100 बार यूज कर लो अपने प्रोग्राम के अंदर, चाहे आप जानबूझ के लोड कर दो बार बार, फिर भी जेवीएम लोड नहीं करता। वो कहता है कि जरूरत क्या है, जब एक बार लोड हो गई तो बार बार लोड करने की जरूरत नहीं है, बस सिंगल कॉपी बनाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल या जो कुछ भी जावा में आपको स्टैटिक मिलेगा उससे कितनी बार होता है, एक ही बार होता है। और हर जगह एक्सेस हो जाता है, जितने भी जगह आप ऑब्जेक्ट से एक्सेस करोगे हर जगह स्टैटिक वाला एक्सेस। इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है इंटरनल उस मेमोरी को जेवीएम के अंदर। लेकिन ऑब्जेक्ट वाले में जरूरत है, क्योंकि भाई 10 ऑब्जेक्ट होंगे तो 10 का डेटा अलग अलग होगा ना, ठीक है। स्टैटिक में जानबूझ के किसको रखते हैं, जिसमें सबका डेटा क्या हो, सेम हो, तभी उसको वहां पर रखेंगे, नहीं तो ऐसे डेटा को वहां रखने का क्या फायदा, ठीक है ना। तो ये डेवलपर को डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको सेपरेट सेपरेट रखना है, किसको एक जगह रखना है, क्लियर। मेमोरी भी तो आप ही को बचाना है ना। अब कोई कहाँ जहाँ पर 10,000 ऑब्जेक्ट हैं, राइट, अब 10,000 ऑब्जेक्ट के लिए आप एक जगह मेमोरी स्टोर करोगे कि बार बार करोगे, आप समझ लो, ठीक है ना। तो अगर 10,000 बार अगर सेपरेट सेपरेट वैल्यू होनी होगी तो भाई अलग अलग रखेंगे, नॉन स्टैटिक बनाएंगे। नहीं, हमको अगर एक ही बार स्टोर करना, हमको पता है सबके लिए वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम बार बार फिर क्यों करें, उसको हम क्या बना देंगे, स्टैटिक बना देंगे। स्टैटिक वाला आपका इस मेमोरी में आके स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे, मेथड एरिया में। कब, जब क्लास लोड होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे दो क्लासेस है, अगर इनके अंदर स्टैटिक वेरिएबल होता है ना उसको मेमोरी यही मिल जाती,
लेकिन कोई तीसरी क्लास होती है और अगर इसमें यूज नहीं हो रहा होता और उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल होता तो उसको मेमोरी नहीं मिलती। उसको मेमोरी तभी मिलेगी जब वो क्लास लोड होगी। अभी बताऊंगा मैं, इसके आगे ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको उसका मैजिक दिखाऊंगा कि कौन सी क्लास लोड हो रही है, कौन सी क्लास लोड नहीं। कैसे पता चलेगा सर क्लास लोड हो रही है कि नहीं लोड हो रही है? ऐसे बोलने से तो नहीं पता चल जाएगा ना, ठीक है, हमको एग्जीक्यूट करके भी देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेमोरी में तो हम घुस नहीं सकते, तो एग्जीक्यूशन एक रास्ता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो सर गया हमारा। हाँ बताइए। सर जैसे आपने बोला कि मेथड एरिया में जैसे खाली स्टैटिक होता है, तो मेन क्लास के अंदर तो सर खाली तो मेन क्लास ही स्टैटिक है ना, उसमें फिर दोनों क्लास कैसे लोड हो रही है सर? क्लास स्टैटिक नहीं, क्लासेस पूरी की पूरी लोड हमेशा मेथड एरिया में होती है। मेमोरी किसको मिलता है हमने बोला? सर स्टैटिक ऑब्जेक्ट को। नहीं, क्लासेस हमारी हमेशा मेथड एरिया में लोड होती है, ठीक जी है, लेकिन उस क्लास के अंदर चाहे कुछ भी बना लो आप, मान लो आपने जी 10 स्टैटिक बना लिया और 10 नॉन जी स्टैटिक बना लिया, तो नॉन स्टैटिक मेमोरी नहीं मिलेगा, उस क्लास के 10 जी स्टैटिक को मेमोरी मिल जाएगा। ठीक ठीक सर। कोई दूसरी क्लास होगी, वो भी लोड कहाँ पे होगी? मेथड एरिया में। मेथड अगर एरिया। स्टैटिक वेरिएबल होगा तो मेमोरी मिलेगा उसके अंदर, नहीं तो जी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब उस क्लास के तब जो नॉन स्टैटिक डेटा या मेथड होंगे उनको ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी मिलेगी। ठीक सर। और सर जब जब ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर जो भी हो, जब कॉल होगा वो हमारा स्टैक एरिया में जाएगा, और कॉल होके उसमें जब कुछ भी, पैरामीटर्स पास कोई भी जब करेंगे वेरिएबल। कोई भी जब एग्जीक्यूशन होता है, मेथड एग्जीक्यूशन और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन, राइट, हमेशा कहाँ पे होता है? स्टैक में। और स्टैक के रूल को ही फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब एक और कीवर्ड है क्लास, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, सुपर कीवर्ड, राइट, ठीक है। तो सुपर में देख लो, उसको भी मैं आराम से समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं उसको, ठीक है। तो एक फ्रेश क्लास ले लेता हूँ, कोई दूसरी क्लास, तो ठीक है कोई बात नहीं, 5 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, इसी क्लास में कर लेते हैं। चलो एक क्लास ले लेता हूँ मैं, पेरेंट क्लास, ठीक है ना, या मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एडमिन क्लास। कौन सा ले लिया हमने? एडमिन। और सुपर की जब भी बात होती है तो सुपर क्लास होगा ना, ठीक है। तो सुपर हमने बना दिया एडमिन को। किसको बना दिया हमने? एडमिन को। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया, क्लास हमने यहाँ पे ले लिया क्या? हमने ले लिया यहाँ पे इंट एम्प्लॉई आईडी। हमने यहाँ पे क्या ले लिया? इंट एम्प्लॉई आईडी, ठीक है। इंट एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे क्या? सपोज हमने ले लिया 111, राइट। हमने यहाँ पे ले लिया इंट एम्प्लॉई आईडी, ठीक है। इंट एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू सपोज 222। क्या ले लिया हमने? इंट एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू 222, ठीक है। और इन सबको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाए, क्लियर। तो वो भी मैं हटा दे रहा हूँ, और एक एम्प्लॉई आईडी ना मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इंट एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू 333। इंट एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू व्हाट? 333, ठीक है। और यहाँ से कंस्ट्रक्टर तो है नहीं ना वहाँ पे, आप तो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। कोई वैल्यू पास करते नहीं है, हमने डायरेक्ट वहाँ पे एम्प्लॉई आईडी दे दिया, वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। एम्प्लॉई, ओके, चलो सिर्फ सुपर को टेस्ट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एम्प्लॉई आईडी कितनी है जरा ध्यान से देख, 3 एम्प्लॉई आईडी है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे e2 डॉट गेट एम्प्लॉय डेटा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल है, लेकिन तीनों है, तीनों को ध्यान से देखो, ये हमारा कैसा है? लोकल है। और ये कैसा है हमारा? नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है, राइट, ठीक है। चलो इवन कर दिए, ये नॉन स्टैटिक है लेकिन किसके अंदर है? चाइल्ड के अंदर है। और ये भी हमारा कैसा है? ये भी नॉन स्टैटिक है, लेकिन कहाँ पे है? सुपर क्लास के अंदर है। कहाँ पे? सुपर क्लास के अंदर, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल रन करूंगा ना, कंस्ट्रक्टर डेमो 4 जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, जो लोकल वाला वेरिएबल होगा ना उसको प्रियोरिटी मिल जाएगी। 333 आया, 333 देखिए कौन सा था? लोकल वाला। क्लास जैसे हमने दिस लिखा वो सीधे ऑब्जेक्ट में जाएगा, और कौन सा ऑब्जेक्ट? करेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? E1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइल जैसे करेंगे ना, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम, लेकिन हमको इनसे वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए सुपर क्लास वाले का। तो हमें यहाँ पे देंगे सुपर डॉट, अगर सुपर क्लास के मेंबर को कॉल करना है तो हम सुपर का यूज कर सकते हैं, राइट। जावा सी यहाँ पे आना चाहिए क्या? 111, ठीक है। तो सेम वेरिएबल है, देखो आपको 3 जगह, यहाँ पे भी वही वेरिएबल है, यहाँ पे भी आपका वही वेरिएबल है, यहाँ पे भी
सेम वेरिएबल है, लेकिन हम दिस और सुपर से कैसे क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो इसके आगे देखेंगे आप कल।